हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी 9th का चैप्टर नंबर 5 दोस्तों और चैप्टर नंबर 6 दोनों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो तो भी आप लोग इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा, और जो पीछे वाला 1 से लेके 4 तक जो चैप्टर नहीं देखेंगे वो जाइए, 2 से 3 पार्ट में आपका उधर कवर करवाया गया है दोस्तों। उस वीडियो को देखिए, आपका दिमाग डेवलप हो जाएगा दोस्तों, और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों। एनसीईआरटी 9th का ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद आपको पॉलिटिकल का भी वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा 9 to 10 का दोस्तों एनसीईआरटी का, क्योंकि 9 to 10 से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीपीएससी 3.0 में दोस्तों। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के बीच शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग आपका टाइम बिना लिए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी दोस्तों। इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद एक चैप्टर आपका होगा जनसंख्या। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो देखिए, क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार के जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारे देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर। हमारा जो देश है भारत दोस्तों, देश में विश्व के 10वें स्थान पर आता है और एशिया में 4थे स्थान पर दोस्तों। भारत में लगभग 15,000 फूल के पौधे, 15,000 जो हैं फूल के पौधे, जो कि विश्व में फूलों के पौधे 6% हैं। विश्व में फूलों के पौधे का 6% भारत में है दोस्तों। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे फर्न आपका हो गया, शैवाल हो गया जिसे एल्गी बोलते हैं, कवक हो गया जिसे हम लोग फंजाई भी कहते हैं, भी पाए जाते हैं दोस्तों। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार के मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी में पाए जाते हैं दोस्तों। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान और वनस्पति का भी भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें हम लोग विदेशज पौधे कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। तो ये देखिए, वनस्पति जगत शब्द का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय के पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। इस तरह प्राणी जगत जो है जानवरों के विषय में बतलाता है साथियों। चलिए वनस्पति के प्रकार देखिए। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। हमारे देश में जो है दोस्तों निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। फर्स्ट देखिए आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है दोस्तों। कैसा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा है दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट देखिए तीसरा में है उष्णकटिबंधीय कटीले वन
और झाड़ियाँ दोस्तों, ये आपका तीसरा वन है। चौथा में पर्वतीय वन है और पाँचवा दोस्तों मैंग्रोव वन है। फिर से एक बार इस पर डिस्क्लाइन कर लेते हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है सजाने के लिए दोस्तों। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। फर्स्ट में है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, फिर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर उष्ण कटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ दोस्तों, अब पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन दोस्तों, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है दोस्तों। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहां 200 सेमी से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है ना दोस्तों वर्ष भर गर्मी और आर्द्र रहते हैं, मतलब गर्मी रहेगा तो बारिश होगा ही। अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष और झाड़ियाँ और लताएं उगती है और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं दोस्तों। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आवनूस जैसे एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। थोड़ा फिगर देख लीजिए दोस्तों, फिगर भी देखना जरूरी है साथियों। चलिए देखिए, ये आपका, चलिए यहाँ से समझेंगे हम लोग क्या क्या है नया है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों, जो हरा कलर का, ये आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का एरिया है दोस्तों, जो हरा हरा है दोस्तों। और जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है, ये इस कलर का उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का ये एरिया है दोस्तों। और देखिए पर्वतीय वन आपका इस रेंज का दोस्तों, यहाँ जो जहाँ पीला है दोस्तों वो पर्वतीय वन का एरिया है। गौर कीजिए, ध्यान से देखिए, ये सब पर्वतीय वन का एरिया है दोस्तों। फिर देखिए, फिर आपका दिया गया है मैंग्रोव वन दोस्तों। मैंग्रोव वन आपका पूरा डार्क जो है वो आपका मैंग्रोव वन है दोस्तों। मैंग्रोव वन देखिए आपका यहाँ अधिक पाया जा रहा है दोस्तों। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन दोस्तों, कटीले वन आपका ये एरिया कटीले वन से घिरा हुआ ये कटीले वन है दोस्तों, कटीला वन है आपका। देखिए महाराष्ट्र क्षेत्र में जहाँ बारिश कम होती है उसे हम कटीला वन वहाँ पाया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे पर डिस्कशन करते हैं दोस्तों। इन वनों में समान रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी हो गए, बंदर, लेमूर, हिरन है दोस्तों। एक सींग वाले गेंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार की पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं दोस्तों। देखिए अधिकतम पेड़ की ऊंचाई कितना 60 मीटर है दोस्तों अधिकतम। निर्गत पथ है 40 मीटर, वितान परत 20 मीटर। देखते जाइए आप। नवीन वृक्ष दोस्तों 5 मीटर है। झाड़ी परत देखिए नीचे वाला सबसे झाड़ी परत है, ये 1.5 मीटर यहाँ पे दोस्तों। ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का ही लक्षण है दोस्तों, स्थल परत है। चलिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हम लोग देखते हैं। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेमी से 200 सेमी तक वर्षा होती है दोस्तों।
वहाँ किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनस्पतियाँ दोस्तों। इस प्रकार के वृक्षों में वृक्ष जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेमी से 200 सेमी तक वर्षा होती है दोस्तों। फिर यहाँ से फिर से रिपीट कीजिए। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेमी से 200 सेमी तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों और उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों, झारखंड हो गया, पश्चिमी उड़ीसा हो गया, फिर आपका छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों की पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है सागौन दोस्तों। जैसे बांस हो गया, साल, आपका शीशम। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। चंदन भी हो गया दोस्तों आपका, रवेर, कुसुम, अर्जुन और सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां, ये सब जो है व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां दोस्तों। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा के 70 सेमी से 100 सेमी के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्र में प्रायः सागौन है, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए दोस्तों। मतलब क्या, फिर से देखिए इस लाइन को। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग जैसे कृषि कार्यों में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए। कुछ भागों में पशु चरण भी होता है, कुछ भागों में पशु चारण भी होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं इस फिगर को बढ़िया से। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन देखिए दोस्तों, किस तरह वन है ये। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर जैसे सिंह हो गया, शेर हो गया, सुअर हो गया, हिरन हो गया, हाथी, विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। कटीले वन और झाड़ियाँ देखिए। जिन क्षेत्रों में 70 सेमी से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पतियों में कटीले वन और झाड़ियों में पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। जिनमें गुजरात हो गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया खजूर, पाम, यूफोरबिया तथा नागफनी कैक्टाई जिसे बोलते हैं दोस्तों, यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। पत्तियां प्रायः छोटी होती है, जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके दोस्तों कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियों और कटीले पादप पाए जाते हैं। शुष्क भागों में दोस्तों जहाँ बारिश कम होती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए कटीले और वन तथा झाड़ियाँ दोस्तों 5.4 में देखिए। रेगिस्तान है ये सब जो दोस्तों आपका रेगिस्तान है, ये पेड़ है दोस्तों। इससे कटीले और शुष्क वनस्पति वन में पाए जाते हैं ये सब झाड़ियाँ दोस्तों। इन जंगलों में प्रायः चूहे होते हैं, खरगोश होते हैं, लोमड़ी और भेड़िया, शेर, सिंह और जंगली तथा गधे, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं दोस्तों। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। पर्वतीय वन देखिए। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी
तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देते हैं। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर ऊंचाई तक शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों। देखिए शंकुधारी वृक्ष आप लोग नहीं देखे होंगे तो देखिए, पर्वतीय वन है दोस्तों, ये सब शंकुधारी वृक्ष है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वृक्ष जैसे चीड़ हो गया, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय के दक्षिण ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदान का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है दोस्तों। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व वर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं दोस्तों। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशु चरण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लिंचन घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग होता है दोस्तों। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चितरा, हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक या हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा भी, घने बालों वाले भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन देखिए दोस्तों, ये वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है मैंग्रोव की दोस्तों। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं और घने मैंग्रोव एक प्रकार की, देख लीजिए मैंग्रोव वन का उदाहरण दोस्तों। मैंग्रोव वन देखिए इस तरह दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। तटों पर वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है, और जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया तो साथियों, फिर आपका महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। जैसे नारियल हो गया, ताड़ हो गया, क्योड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। तो इस क्षेत्र का जो रॉयल बंगाल टाइगर है प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी जंगलों में मिलते हैं। आओ विचार करें, यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाएं तो क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएंगे? जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? चलिए हम लोग इसको बारे में देखते हैं। वन प्राणी दोस्तों, वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति से भी धनी है। जहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती है और देश में लगभग 2000 से अधिक चलिए हम लोग देख लेते हैं। 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है दोस्तों। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों
कि 2546 दोस्तों प्रजातियां हैं मछलियों की दोस्तों, जो विश्व के लगभग 12% है दोस्तों। भारत में विश्व के 5 से 8% उभयचरी सरीसृप और स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण एवं आर्द्र वनों में पाई जाती है। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय और चौसिंघा छोटा मृग, इसे गैजल भी कहते हैं, चौसिंघा छोटा मृग और गैजल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती है दोस्तों। चलिए, क्या आप जानते हैं भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लाया गया था दोस्तों। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था? 1972 में। चलिए हम लोग औषधीय पौधे पर बात करते हैं दोस्तों। देखिए, औषधीय पौधे दोस्तों, और जिससे दवा बनता है दोस्तों। भारत प्राचीन समय में से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की जनगणना की है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादप विनिष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। सर्पगंधा दोस्तों, सर्पगंधा देखिए, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयुक्त होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। कौन है? सर्पगंधा दोस्तों। फिर देखिए जामुन दोस्तों, जामुन जो है पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है। पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। जो बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह रोग में सहायता करता है दोस्तों जामुन। देखिए अर्जुन जो है ताजे पत्तों का निकला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है दोस्तों। बबूल देखिए, बबूल इसके पत्ते आँख की फुंसी, बबूल जो है दोस्तों इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है दोस्तों। नीम देखिए, नीम जो है दोस्तों जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। नीम दोस्तों, नीम जो है जैव और जीवाणु प्रतिरोधक। तुलसी पादप जो है दोस्तों जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग किया जाता है। तुलसी पादप का दोस्तों जुकाम और खांसी की दवा के लिए दोस्तों। कचनार जो है दोस्तों, कचनार ये फोड़ा, अल्सर व दम्मा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधों की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करता है दोस्तों। कचनार। अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की पहचान करो। कौन से पौधे औषधियों के लिए प्रयोग होते हैं और उस स्थान के लोग उनका कौन सी बीमारी के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर होता जा रहा विनाश रोका जा सके? चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। क्रियाकलाप देखिए, क्या आप चित्र दिखाकर बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का वन है और इस चित्र में आप कितने प्रकार के वृक्षों को पहचान सकते हैं। आपने क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति, इस वनस्पति में आप किस प्रकार की समानता और असमानता पाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों की प्राकृतिक वास स्थल गुजरात के गिर जंगल है दोस्तों। कौन है? गुजरात के गिर जंगल।
बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदर वन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ, बिल्ली जाति में तेंदुआ, बिल्ली जाति के सदस्यों कौन है दोस्तों? तेंदुआ भी हैं। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है दोस्तों। देखिए, हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सिंगों वाले बैल जैसे जीव हैं, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं, कहीं जो है लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं दोस्तों। क्या आप जानते हैं एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। नदियों और झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाए जाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, जैसे मोर, बत्तख हुआ, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आंध्र क्षेत्रों में रहती है। हमने अपने फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है। हमने अपने फसलें जो है जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधे के निश्चय से है। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उसका चुनाव किया है। दूध देने वाली पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं, जो मछली से पौष्टिक आहार मिलता है दोस्तों। बहुत से कीड़े मकोड़े फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकीय तंत्र में योगदान है, अंततः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसे पहले बताया गया कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में है और 20 प्रजातियां विनिष्ट हो चुकी है। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियों भी संकट में है और कुछ विनिष्ट हो चुकी है। पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन का मुख्य कारण है लालची व्यापारियों को अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश और कृषि और निवास के लिए वनों का अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 18 जीव मंडल है दोस्तों। कितने हैं? 18 जीव मंडल निश्चय है, आरक्षित है, स्थापित किए हैं। इनमें से 12 जो है सुंदरवन, नंदा देवी, मनारे खाड़ी, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, अगस्तमलाई, कंचनजुंगा, पन्ना की गणना विश्व के जैव मंडल में निश्चय में की गई है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मैं आपको समझ लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए, भारत का मैप है दोस्तों। वन प्राणी अभ्यारण्य देखिए दोस्तों, जहाँ पे लाल डॉट है ये सब आपका वन
प्राणी अभयारण्य ये सब है दोस्तों, जो लाल लाल डॉट का है ये सब आपका वन्य प्राणी अभयारण्य है दोस्तों। और पक्षी अभयारण्य देखिए आपका ब्लू स्टार जो लगा हुआ है वो पक्षी अभयारण्य दोस्तों। अब देखिए पक्षी आपका यहाँ पे है, पेदांगथन में है दोस्तों। उसके बाद आपका पक्षी अभयारण्य फिर कहीं भी नहीं है दोस्तों। उसके बाद नेशनल पार्क जो है, ये तीर का जो निशान दिया है ट्रेंगल का दोस्तों, ये सब नेशनल पार्क आपका है। ये सब जो है नेशनल पार्क आपका है दोस्तों। राजा जी कॉर्पोरेट, दुधवा, ये सब जो है आपका नेशनल पार्क। मानस, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों इसको अच्छे से। परियोजना काय देखिए दोस्तों, उपरोक्त समाचार पत्रों में अंशों में कौन से समाचार महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं? इस प्रकार संकटग्रस्त प्रजातियों सूचनाएं समाचार पत्र और पत्रिकाओं में एकत्र कीजिए और भारत सरकार के द्वारा इसके संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। आप संकटग्रस्त जानवर और पक्षियों को बचाने के लिए क्या सहायता करते हैं, देखना है। चलिए देखते हैं। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई। और तीसरा देखिए शेर संरक्षण, जैसे गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजना बनाई गई है। 103 नेशनल पार्क और 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए। हम सभी की अपनी अति जीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए और यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए, तब ये संभव है दोस्तों। चलिए देखिए 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र जो है आपका सुंदरवन है पहला, फिर दूसरा आपका मन्नार खाड़ी है, नीलगिरी है, नंदा देवी है, नौकरेक है, ग्रेट निकोबार है, मानस है दोस्तों। फिर देखिए सिमलीपाल है, दिहांग दिबांग है, डिब्रू सकोवा है, अगस्ता मलाई है, कंचनजुंगमा है, पंचमढ़ी है, अचनक कमार अमरकंटक है, कच्छ है, ठंडा रेगिस्तान है, शेषाचलम है, पन्ना है दोस्तों। ये आपका 18 जो है दिया गया है जीव मंडल दोस्तों। फिर से एक बार देखिए सुंदरवन, मन्नार खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल है, दिहांग दिबांग है, डिब्रू सकोवा, अगस्ता मलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचानक कमार अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेषाचलम, पन्ना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए पक्षी प्रवास दोस्तों, भारत के कुछ दलदली भाग में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरिया से सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं और इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है दोस्तों। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगोए हजारों की संख्या में आती है और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती है और बच्चों को पालती है। और देश में अनेक दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है दोस्तों। अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। क्या हमारी कीमती धरोहर नहीं है? चलिए हम लोग देखते हैं आगे। चलिए अभ्यास देखते हैं दोस्तों। आपका चैप्टर क्लोज हो गया है। आप चलिए हम लोग इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन दिया गया अभ्यास प्रश्न के तौर पे दोस्तों, चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। रबड़ का संबंध देखिए दोस्तों। रबड़ का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से होता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन से। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है? सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है दोस्तों? तो 100 सेंटीमीटर में दोस्तों। सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में होता है सिमलीपाल दोस्तों? तो ये आपका उड़ीसा, सिमलीपाल जो है दोस्तों उड़ीसा राज्य में इसका संरक्षण होता है। भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जैव मंडल के निश्चयों में के लिए है? तो मन्नार की खाड़ी है दोस्तों। कौन है? मन्नार की खाड़ी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
आपका अंतिम चैप्टर है दोस्तों जनसंख्या, क्लास 9th का जो है चैप्टर है आपका, लास्ट चैप्टर जनसंख्या है दोस्तों। उसके बाद आपका 9th कंप्लीट हो गया दोस्तों। 6वां चैप्टर है दोस्तों। चलिए हम लोग इसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं दोस्तों। चलिए, वीडियो आज आपको अच्छा लगे दोस्तों, आपको चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के बीच वीडियो को शेयर भी किया कीजिए दोस्तों। चलिए, क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान दोस्तों। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही है, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़, सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वे आपदा बनते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तथ्य है और यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात कीजिए। संसाधन, आपदा और विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि और विशेषताएं गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल प्रविष्टि प्रदान करता है दोस्तों। चलिए, मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि देश में कितने लोग निवास करते हैं और कहाँ एवं कैसे रहते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग और जनसंख्या संस्थाओं में वृद्धि। उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। जनसंख्या का आकार एवं वितरण देखिए। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण देखते हैं। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106,00,000 थी दोस्तों, जो विश्व की कुल जनसंख्या 17.5% है दोस्तों, यानी 121.6 लाख करोड़ हो गया ये दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 12.1 करोड़ लोग भारत में, 121.1 होगा दोस्तों, यहाँ मिसप्रिंट है। भारत में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों। विश्व के क्षेत्रीय भूभाग 2.4% है दोस्तों। विश्व के स्थलीय भूभाग, क्षेत्रीय नहीं दोस्तों, स्थलीय भूभाग का 2.4% है कि विशाल क्षेत्र के असमान रूप से वितरित हुए हैं, जो चित्र 6.1 में दिया गया है दोस्तों। देखेंगे आगे हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और जहां की कुल आबादी का 19 करोड़ 90 लाख है दोस्तों, यानी 20 करोड़ लगभग आबादी यूपी में रहती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करती है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या 16% हिस्सा निवास करती है और दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य जैसे सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग ही निवास करते हैं। 64,429 लोग कहाँ निवास करते हैं? लक्षद्वीप में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की, चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। जनगणना देखिए, जनगणना के हिसाब से निश्चित हम लोग देखते हैं कि एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या के आधारित जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी है। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी है? आप अपने पुस्तकालय में इसे देख सकते हैं, पुस्तक में दोस्तों देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। चलिए देखिए,
भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण देखिए, घनत्व के आधार पर भारत की जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है दोस्तों। देखिए 17.5% विश्व की जनसंख्या में निवास करती है दोस्तों, इतना भाग आपका निवास कर रही है। फिर देखिए, क्या आप जानते हैं कि केवल बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है दोस्तों। चलते हैं अब विश्व क्षेत्रफल के हिसाब से 2.4 जनसंख्या पूरा विश्व का है दोस्तों, मतलब क्षेत्रफल बहुत कम है दोस्तों। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जहाँ बिहार की जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है साथियों। चित्र 36.3 में राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व असमान वितरण को दर्शाता है। देखिए, दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और विश्व क्षेत्रफल की जनसंख्या का भाग देखिए, दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का 5.5% है। केवल भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 250 से कम प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों। 250 जो ग्रीन कलर है दोस्तों, यहाँ 250 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं दोस्तों, मतलब 250 से कम लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में दोस्तों। और देखिए सबसे घनत्व वाला कौन है सो देख लेते हैं हम लोग। 1000 से अधिक जो रहते हैं जहाँ पे आदमी लोग दोस्तों, ये देखिए आपका बिहार है, बंगाल है, ये सब में दोस्तों 1000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नोट, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन 2 जून 2014 से तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना दोस्तों। 5/8/2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया गया दोस्तों। कब? 2019 को, 5/8/2019 को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्रियाकलाप 6.3 अध्ययन में कर इसकी तुलना देखेंगे आगे दोस्तों। चित्र में जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया दोस्तों। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है दोस्तों। जनसंख्या वृद्धि देखिए, जनसंख्या वृद्धि देखिए दोस्तों, पहले इधर देखते हैं। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताएं। जैसे पर्वतीय क्षेत्र, प्रतिकूल जलवायु अवस्था इन क्षेत्रों के विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। लेकिन किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है दोस्तों, और क्यों? असम का अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व माध्यम है। पहाड़ी, कटे छठे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है दोस्तों। देखिए, उत्तरी मैदान भाग एवं दक्षिण में केरल की जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। और उत्तरी मैदान अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताएं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए थे दोस्तों। देखिए, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में 10 वर्षों में भीतर किसी देश राज्य निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार परिवर्तन के 2 प्रकार व्यक्त किए जा सकते हैं। पहला तो सापेक्ष वृद्धि और दूसरा प्रतिवर्ष होने वाली प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा दोस्तों। प्रत्येक वर्ष एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या, जैसे 2001 की जनसंख्या के बाद की जनसंख्या और 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। जैसे इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। देखिए, जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे देखिए, इस डाटा को देखिए, 2001 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई दोस्तों, 17.64 रही।
और जब जिस समय आज़ादी हुआ था उस समय जनसंख्या वृद्धि 21.64 था दोस्तों। और सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि रही दोस्तों आपका 1971 से 1981 के बीच रहा दोस्तों 24.66 रहा दोस्तों। इससे कम 61 से 71 में रहा 24.8 दोस्तों। उसके बाद आपका गिरते चला गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जनसंख्या लाखों में है इधर दोस्तों। भारत की जनसंख्या 10 लाख में दोस्तों। देखिए 2011 में कितना है, आप लोग इस डाटा को देखिए 121.19 लाख करोड़ दोस्तों है। चलिए हम लोग आगे इसको डिस्क्लाइन करते हैं दोस्तों। प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर, प्रतिवर्ष जो है दोस्तों 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए गए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारतीय आबादी में 1951 में 36 करोड़ 10 लाख से बढ़ गया। 1951 में कितना था, 36 करोड़ 10 लाख से बढ़कर 2011 में 121 करोड़ लाख हो गया है दोस्तों। भारत 6 पॉइंट में भारत की जनसंख्या वृद्धि परिणाम दर देखिए। 1951 में आपका कुल जनसंख्या का 10 लाख में 36.361.0 था दोस्तों। और एक दशक में सापेक्ष वृद्धि दर जो हुआ था 42.43 दोस्तों। मतलब आपका वृद्धि 1.25 के रेट से हुआ था दोस्तों। अब जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखिए दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ रखिए 2011 में आपका 121.6 और 181.4 दशकीय वृद्धि रहा दोस्तों। और आपका वार्षिक वृद्धि दर जो रहा था वो 1.64 रहा था दोस्तों। ये VVI दोस्तों पूछा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। आप फर्स्ट ध्यान रखिए और ये ध्यान रखिए। और सबसे ज़्यादा जो इसमें दिखा रहा है आपका 1981 में दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रहा 1981 में दोस्तों। इसका वृद्धि दर आपका 2.22 रहा दोस्तों 1981 में, ये भी ध्यान रखना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 1951 और 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी, लेकिन ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है। 1951 में 36 करोड़ 10 लाख मतलब 3610 लाख और 1981 में 6830 लाख था दोस्तों। मतलब 68 करोड़ 30 लाख। सारणी 6.1 में पता चलता है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। ऐसा क्यों? किंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगा दोस्तों। देखिए 1981 यहाँ फिर से समझिए दोस्तों। देखिए 1981 के बाद आपका 2.2 रेट था वार्षिक वृद्धि दर। उसके बाद 2.16 हुआ 1.97। 2011 में दोस्तों 1.64 मतलब घटते आ रही है दोस्तों। यही इसका बोलने का लाइन है दोस्तों। 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई और फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या का 1820 लाख प्रति वृद्धि हुई दोस्तों। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई थी दोस्तों। 1990 से इतना कभी भी वृद्धि नहीं हुआ था दोस्तों। पर इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर 10 करोड़ जनसंख्या का न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या वार्षिक वृद्धि संसाधन एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी और जन्म दर में नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता के प्रदर्शित करता है कि इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है। 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। देखिए आंकड़ा दिया था उस समय दोस्तों 2045 तक चीन को पीछे छोड़ेगा, लेकिन इंडिया जो है 2024 में ही चीन को पीछे छोड़ दिया दोस्तों। 2023 से ही पीछे छोड़ दिया। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया देखिए। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं दोस्तों। जन्म दर, मृत्यु दर और एवं प्रयास। जन्म दर एवं मृत्यु दर
के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है दोस्तों। एक वर्ष के प्रति 1000 व्यक्तियों में, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है दोस्तों। भारत में हमेशा जो है जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 में तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया दोस्तों। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में गिरावट आनी शुरू हुई। परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? देखिए, जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक क्या है दोस्तों? प्रवास है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने का प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। जैसे आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। दादा दादी, नाना नानी, माता पिता के जन्म के समय प्रवास को दर्शाएं। प्रत्येक प्रवास के कारण की व्याख्या करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग करते हैं। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। तो भारत में जो अधिकतर प्रवास होता है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण पुश कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों। यह केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी प्रभावित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों एवं नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी और 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई है दोस्तों। एक दशक में 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई है दोस्तों। किशोर जनसंख्या, देखिए भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या आकार है दोस्तों। ये भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्वों
तो देखिए दोस्तों, टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों एवं वयस्कों के अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब और विकास अवरोधित हो सकता है। परंतु भारत में किशोरों का प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत से किशोर बालिकाएं रक्तहीन से पीड़ित रहती है। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर अपर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं की अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार इनमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूक बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति देखिए। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण की सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार और सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी और शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 से 30 से कम करने और व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बचाने या छुटकारा दिलाने और लड़कियों को शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन का एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने की नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। दोस्तों, चलिए हम लोग अभ्यास देखते हैं और आपका चैप्टर खत्म हो गया है। दोस्तों, आज का आपका एनसीईआरटी खत्म हो गया। दोस्तों, 9th का आप बस 5-6 क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद चैप्टर क्लोज। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवास, आबादी और संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन लाता है? दोस्तों, तो परिवर्तन लाता है प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में। दोस्तों, चलिए, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात किसका परिणाम होता है? दोस्तों, उच्च जन्म दर। दोस्तों, बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात उच्च जन्म दर लाता है। दोस्तों, देखिए कौन सा जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि का जो परिणाम दर्शाता है तो प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। दोस्तों, चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति वह है जिसकी उम्र 7 वर्ष तथा किसी भी प्रकार की समझ के साथ पढ़ लिख सकता है। दोस्तों, उसे साक्षर माना जाता है। उत्तर संक्षेप में, यहाँ से संक्षेप में उत्तर लिखना है। दोस्तों, 9th का बुक का है, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए, कुछ शब्दावली को हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट शब्दावली हैं। दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये सब शब्दावली से क्वेश्चन। दोस्तों, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, अवसाद। दोस्तों, अवसाद क्या होता है? अवसाद होता है ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षा के निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों को होता है। दोस्तों, अब अवदाब क्या होता है? ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों में होता है। अवसादी सेल देखिए, अवसादों से बने हुए सेलों को जिन्हें प्रायः परतदार संरचना होती है, उसे हम लोग अवसादी सेल कहते हैं। दोस्तों, आग्नेय सेल किसे कहते हैं? ये देखिए, वे सेल जो मैग्मा एवं लावा के पृथ्वी की सतह एवं पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनते हैं, उसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। आधार जनसंख्या देखिए, दिए गए निश्चित समय में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसे आधार जनसंख्या कहते हैं। आश्रित अनुपात देखिए, आश्रित आयु 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक एवं आर्थिक रूप से सक्रिय आयु 15 से 59 वर्ष के लोगों के बीच का अनुपात को आश्रित अनुपात कहते हैं। आंतरिक अपवाह क्या? दोस्तों, एक ऐसा अपवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंचता वरन आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरता है, उसे आंतरिक अपवाह कहते हैं। उच्चावच देखिए, उच्चावच धरातल या समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूप से रेखा में पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? एक बहुत बड़ा भूखंड जो महाद्वीपों के शेष भाग एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्ट अलग होता है, उसे हम लोग उपमहाद्वीप कहते हैं। किशोरावस्था क्या होता है? किशोरावस्था वह आयु है
जब कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से अधिक आयु का होता है किंतु उसकी आयु प्रौढ़ से कम होता है, ऐसे व्यक्ति प्राय 10 या 19 वर्ष के आयु वर्ग में होते हैं। जनसंख्या घनत्व देखिए, प्रति इकाई क्षेत्र में, प्रति इकाई क्षेत्रफल में, जैसे कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कहलाती है जनसंख्या का घनत्व। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है? जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ने की गति बताता है और वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार वर्ष जनसंख्या की तुलना की जाती है। इसे वृद्धि वार्षिक या दशकीय गति से ज्ञात की जाती है। दोस्तों, जन्म दर देखिए, प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। जलोढ़ मैदान, दोस्तों, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए महीन गाद या शिलाकणों या वाली कांप तथा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बना समतल भूभाग को जलोढ़ मैदान कहते हैं। जीवन प्रत्याशा, प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु जीवन प्रत्याशा कहते हैं। जीवोम किसे कहते हैं? एक सी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप समूह को जीवोम कहते हैं। एक सी जलवायु दशाओं में वाले क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप समूह को जीवोम कहते हैं। झील किसे कहते हैं? एक जलराशि जो पृथ्वी की सतह एवं गर्त गड्ढे में हो और चारों ओर पूर्णतः स्थल से घिरा हो, उसे गर्त कहते हैं, झील कहते हैं। नवीन युवा पर्वत किसे कहते हैं? पृथ्वी के भूपटल के नवीनतम दौर में बने मोड़दार या वलित पर्वत जैसे हिमालय, अल्पस, एंडीज और रॉकी पर्वत, ये सब नवीन युवा पर्वत है, नवीन वलित पर्वत। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वलित पर्वत की श्रेणी में रखते हैं। देखिए यहाँ वलित पर्वत है। दोस्तों, निम्नजन किसे कहते हैं? निम्नजन दोस्तों, जलवायु विज्ञान में यह हवा के नीचे जाने वाली गति, जलवायु विज्ञान में यह हवा के नीचे जाने वाली गति। भूगर्भ विज्ञान, इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे धंसने की क्रिया को कहते हैं निम्नजन। दोस्तों, नेशनल पार्क देखिए, एक आरक्षित क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतुओं एवं प्राकृतिक पर्यावरण का सुरक्षित रखा जाता है, उसे नेशनल पार्क कहते हैं। पठार देखिए, विस्तृत ऊपर उठा हुआ एक भूभाग जिसके ऊपर का भाग अपेक्षाकृत समतल हो और किनारे तेज ढाल वाले हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पठार कहते हैं। चलिए आगे, पर्यावरण देखिए, पर्यावरण कहते हैं वह परिवेश जहाँ परिस्थितियाँ जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण स्वभाव विकसित करती है, जिसके स्वरूप भौतिक और सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। पृथ्वी के धरातल का ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफ़ी ऊंचा होता है और साधारणतः तीव्र ढालों वाला होता है, उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। फिर से देखिए, दोस्तों, पर्यावरण कहते हैं वह परिवेश अथवा परिस्थितियाँ जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण स्वभाव विकसित करती है और इसके अंतर्गत भौतिक और सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्वत है दोस्तों, जो हम एक पढ़ दिए थे, पर्वत पृथ्वी के धरातल का ऊपर का उठा हुआ एक भाग जो काफ़ी ऊंचा होता है और साधारणतः तीव्र ढालों वाला होता है, उसे हम पर्वत कहते हैं। पशु पक्षी किसे कहते हैं? किसी दिए हुए क्षेत्र को जैव संपदा कहते हैं। परिवर्सन देखिए, लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना परिवर्सन कहलाता है। आंतरिक परिवर्सन का अर्थ होता है कि लोगों का एक ही देश में आने जाना, तथा बाह्य परिवर्सन का अर्थ होता है लोगों को एक देश से दूसरे देश में आना जाना। जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो इनसे अप्रवास, जब लोग एक से दूसरे देश में आते हैं तो इसे हम अप्रवास कहते हैं, इमिग्रेशन कहते हैं। और जब वे उस देश को छोड़ते हैं तो इसे उत्प्रवास कहते हैं। दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र देखिए, एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उनमें रहने वाले जीवों को मिलकर बना, उसे हम लोग परिस्थिति तंत्र कहते हैं। एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण उनमें रहने वाले जीवों से मिलकर बना है, उसे परिस्थिति तंत्र कहते हैं। भ्रंश देखिए, आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर बड़ी दरारें जिसकी सहारे चट्टानें खिसक जाती है, उसे हम लोग भ्रंश कहते हैं। भारतीय भूभाग जो है दोस्तों, भारत का वह भाग जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गुजरात से लेकर
अरुणाचल प्रदेश तक फैला उसे भारतीय भूभाग कहते हैं। भारतीय मानक समय, भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर। स्थानीय समय सारे भारत का परिमाणित समय माना जाता है। भूगर्भीय देखिए, भूगर्भीय हो गया पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ जो धरातल की भू आकृति और विस्तृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं उसे भूगर्भीय कहते हैं। भूगर्भीय प्लेट दोस्तों, परपट्टी प्लेटों की गति को वैज्ञानिक संकल्पना को भूगर्भीय प्लेट कहते हैं। अब भूसन्नति किसे कहते हैं? भूपरपट्टी में बृहत गर्त अथवा द्रोणी या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई जिसका तल दोनों किनारों की भूसंहतियों से अपरिवर्तित मलबे के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है, फलस्वरूप अपसादित सेलों की मोटी परतों का निर्माण होती है, उससे हम लोग भूसन्नति कहते हैं। तो मृत्यु दर क्या होता है? प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मानसून देखिए, मानसून हो गया आपका दोस्तों एक बड़े क्षेत्र पवनों के बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना, पवनों को बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना जिससे ऋतु या मौसम में अंतर उत्पन्न हो जाता है, उससे हम मानसून कहते हैं। मिलियन प्लस सिटी, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर को मिलियन प्लस सिटी कहते हैं। मैदान किसे कहते हैं? समतल अथवा बहुत कम ढाल वाली भूमि को एक विस्तृत क्षेत्र कहते हैं। रूपांतरित या क्रांतिक सेल किसे कहते हैं? पूर्व निर्मित आग्नेय अथवा अपसादित सेलों अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनी गई नई सेलों को हम लोग रूपांतरित या क्रांतिक सेल कहते हैं। दोस्तों लिंगानुपात, भारत के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लेगून क्या होता है दोस्तों? खारे पानी की झील जो समुद्र से बालू अवरोधों तथा समुद्री जीवाओं के कारण बनती है, उसे हम लोग लेगून कहते हैं। वनस्पति किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पेड़ पौधों का आवरण को वनस्पति कहते हैं। वलय किसे कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी की पपड़ी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र के सेल परतों पर पड़ने वाले मोड़ या वलय कहलाता है। दोस्तों वलय किसे कहते हैं? पृथ्वी की पपड़ी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र की सेल परतों में पड़ने वाले मोड़ या वलय कहलाता है। स्थलीय प्लेट किसे कहते हैं दोस्तों? स्थलमंडलीय प्लेट दुर्बतला मंडल के ऊपर तैरने वाले महाद्वीपीय भूपृष्ठ महासागरीय अधस्थल के बड़े बड़े भाग को स्थलीय प्लेट कहते हैं। स्थानीय समय, किसी स्थान का वह समय जो सूर्य के ठीक मध्य में चमकता है स्थानीय समय कहलाता है। हिमानी देखें, बर्फ या हिम के ढेर में गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने मूल स्थान से एक निश्चित मार्ग के सहारे धीरे धीरे गतिशील होता है, उसे हम लोग हिमानी कहते हैं। चलिए हम लोग आगे आपका चैप्टर क्लोज दोस्तों, आपका 9th का NCERT कंप्लीट करा दिया गया दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।